गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान अध्ययन क्लास 7 की अपनी बुक चल रही है, हमारा राजस्थान भाग 2। क्लास 6 के लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं और क्लास 7 के भी मैं 7 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर लीजिए। साथ ही जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ ही हमारे लेक्चर आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। देखिए, इसके ऑलरेडी मैं आपको 7 चैप्टर्स करवा चुका हूँ और आज का भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके सामने लेके आया हूँ मैं। चैप्टर नंबर 8, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। अब देखिए, कौन कौन से जो सुधार हुए हैं राजस्थान में, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान चैप्टर नंबर 7 पढ़ा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था। जो रीट 2022 के विद्यार्थी हैं, रीट 2022 के विद्यार्थी, इनके लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही राजस्थान जीके जिसे एग्ज़ाम में भी लग रही है, जैसे अभी हाल ही में RPSC की वैकेंसी आई है, उसमें भी राजस्थान जीके जॉइंट है। 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके का आएंगे, तो ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर किस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आखातीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, ये हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। अब देखिए, आपको जो चैप्टर का इंट्रो है इससे देख के पता लग चुका होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। हम इन प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो बाल विवाह है, जाति प्रथा है, सती प्रथा है, इन सभी प्रथाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। अब देखिए, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था आज भी ये वर्ण व्यवस्था विद्यमान है। जो आप SC ST जनरल आप सुनते हो आज के नाम, तो ये पहले वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ये पहले किस आधार पर थी? कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर ये पहले प्रथा थी, लेकिन अब ये जन्म पर आधारित हो गई है। अब जो कैंडिडेट जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी के जाति का हो जाता है, लेकिन पहले क्या था? पहले ये कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर। ठीक है, इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई प्रकृतियाँ को जन्म देती है। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कई अपने जो माइंड है उसको ओपन करती है। साथ ही जो नेगेटिव थिंकिंग है वो अलग अलग चीज़ें को जन्म देती हैं। जैसे कि आपने मर्डर केसेस सुने होंगे, या फिर जैसे क्राइम है, क्राइम इनको जन्म देती है। ठीक है, उस समय विवाह संस्थान सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते हुए कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। अब देखिए, उस समय जो ब्रिटिश शासन था उसने
इन जो तत्कालीन सामाजिक कुरीतियाँ थी, इनको दूर करने का एक प्रयास किया था। अब देखिए सामाजिक सुधार। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते हुए सीधी जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। अब देखिए उस समय जो दो विद्वान हुए हैं, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, इन्हीं के प्रयासों से ये जो सामाजिक सुधार संभव हो पाए। और जो ये सामाजिक सुधार किए थे, ये अंग्रेजों द्वारा किए गए थे, क्योंकि राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक किसका शासन रहा है? ब्रिटिश शासन रहा है। ठीक है। पहला देखिए सती प्रथा उन्मूलन। आपने अच्छे से पढ़ा होगा सती प्रथा। जो सती प्रथा है, इसमें क्या होता है? तो देखिए जो सती प्रथा उन्मूलन है, इसमें सुधार कैसे हुआ? सती प्रथा में, सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। अब देखिए जो ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे और उन्हीं के प्रयासों से सन 1829 ईस्वी में, कब? सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस सती प्रथा को कानूनी रूप से गैर घोषित किया, या फिर गैर कानूनी या फिर अवैध कहा। ठीक है। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। अब देखिए जो सबसे पहले जो ये सती प्रथा थी, इसको किसने बैन किया था? जयपुर रियासत ने। सबसे पहले जयपुर रियासत ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद में कोटा, मेवाड़, ये सभी, इन सभी ने भी इसे गैर कानूनी घोषित किया। अब बेसिकली सती प्रथा थी क्या? सती प्रथा बेसिकली क्या है कि पहले युद्ध होते थे तो राजा महाराजा लड़ते थे आपस में। तो जैसे राजा मर गया, या फिर ये समझ लीजिए कि पति के मरने पर पत्नी को अग्नि में प्रवेश करना होता, उसे ही क्या कहेंगे हम? सती प्रथा। यानी कि इसका मतलब ये है कि पत्नी को भी पति के साथ मरना होता था। ठीक है। यही थी सती प्रथा। अब देखिए कन्यावध प्रतिबंध, ये भी एक बहुत ही कूड़ प्रथा थी। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया। अब देखिए कन्यावध प्रतिबंध, पहले क्या है कि जैसे अलग अलग मानसिकता के लोग थे, तो जैसे किसी के गुड़िया हो गई, बच्ची हो गई, कन्या हो गई, तो उसको मार दिया जाता था। उसको 5-7 दिन बाद या महीने भर बाद या 2 महीने बाद उसको मार दिया जाता था, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि जो लड़का है वही हमारे परिवार का आगे जो वंश चलाएगा, हमारे परिवार का वंश चलाएगा। लेकिन आज सामाजिक सुधार हो चुके हैं, सोच बदल चुकी है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो आज लड़कियां भी कर रही हैं। ठीक है। तो कन्यावध प्रतिबंध सबसे पहले किसने किया था? कोटा राज्य ने सबसे पहले, सर्वप्रथम। देखिए आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे कन्या और कैसे कोटा, तो इससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद अलग अलग रियासतों ने भी कन्यावध प्रतिबंध किया, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। आपने बाल विवाह के रूप में अच्छे से पढ़ा होगा कि बाल विवाह किसे कहते हैं? वयस्क ना होते हुए शादी का होना।
वयस्क ना होते हुए या फिर बचपन में ही विवाह होना, उसे हम क्या कहेंगे? बाल विवाह कहेंगे। ठीक है। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह तथा, अब देखिए, जैसे लड़के की एज ज़्यादा है और लड़की की एज कम है, उसे हम क्या कहेंगे? अनमेल विवाह। क्या कहेंगे उसे? अनमेल। और बाल विवाह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। अब देखिए, जैसे अनमेल विवाह बाल विवाह से नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जिन बच्चों का विवाह होता था वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते थे। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। तो किस रियासत ने 1903 में बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून निषेध बनाया? तो ये थी अलवर रियासत। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत। और कब बनाया? 10 दिसंबर 1903। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, डेट भी याद रखनी है और किस रियासत ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा क्या थी? भारत में दास प्रथा तथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। वे शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनके सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में भी समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। अब बेसिकली दास प्रथा थी क्या? दास प्रथा क्या थी? आपने अच्छे से सुना होगा, पहले राजा महाराजाओं के बहुत सारे दास रहा करते थे। ठीक है। तो दास रहा करते थे, वो जैसे भी राजा महाराजा चाहते थे उनसे काम निकलवाते थे। ठीक है। वही थी दास प्रथा। अब इस दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा को कैसे ख़त्म किया गया? तो 1833 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने एक चार्टर अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया गया। ठीक है। और दास प्रथा, जो पहले दास प्रथा थी, ये एक प्रतिष्ठा, मतलब दासों को रखना एक प्रतिष्ठा की निशानी माना जाता था पहले। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायन प्रथा निर्मूलन। डायन प्रथा क्या थी? राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। अब देखिए, डायन प्रथा क्या थी कि किसी को भी डाकन या डायन घोषित कर देते थे और उसके बाद उसे पत्थरों से अलग अलग प्रकार से उस जो लेडीज है, वो जो महिला है, उसको मार दिया जाता था। और ये जो प्रथा थी ये कहाँ प्रचलन में थी? मेवाड़ और कोटा जैसे राज्यों में। ठीक है। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखिए, 1853 में जो राजपूताना के एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, उन्होंने उस समय के जो राजा थे, तत्कालीन राजा थे, उन पर दबाव डाला कि इस प्रथा को बंद किया जाए। अब नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक सुधार। अगर किसी भी प्रथा को, समाज में किसी भी कुरीति को ख़त्म करना है तो सिर्फ उसका माध्यम एक ही है, वो है शिक्षा। क्या है माध्यम? है वो शिक्षा। ठीक है। क्योंकि शिक्षा से ही किसी देश, किसी जिले, किसी मनुष्य का विकास होता है। आप उसको शिक्षित कर दीजिए, वो समाज ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, शैक्षणिक सुधार में क्या क्या थे? भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम
उपाश्रय, पाठशाला, मकतलब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यवसाय शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। अब देखिए, पहले स्कूल्स वगैरह थी नहीं, तो उस समय बच्चों को घरेलू शिक्षा, गुरुकुल में गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी, विद्या आश्रम थे, उपाश्रय थे, पाठशालाएं भी थी, ठीक है, मदरसे थे और मठ थे, इन सभी में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रम से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंजीनियर्स एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधन किया गया। अब देखिए, जो उस समय शिक्षा चलती थी उसे किस नाम से संबोधन किया? देसी शिक्षा के नाम से, देसी शिक्षा के नाम से। और अंग्रेजों ने क्या चलाई? अंग्रेजी शिक्षा चलाई, ठीक है, उसे पाश्चात्य शिक्षा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक ओर शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाय एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में क्या किया गया कि अलग अलग जगह पर स्कूल्स खोले गए। 1819 में सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। कहाँ खोला गया? अजमेर में। उसके बाद पुष्कर, बिनाय और केकड़ी में भी ये स्कूल खोले गए। लेकिन देखिए, ये शिक्षा ईसाई धर्म द्वारा दी जाती थी, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, तो इसका लोगों ने विरोध किया और परिणाम क्या आया कि ये स्कूल बंद किए गए, बंद कर दिए गए, ठीक है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। अब देखिए, 1835 ईस्वी में क्या किया गया कि जो अंग्रेजी भाषा थी इसे राजकीय भाषा बना दिया गया। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। अब देखिए, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी थी, अंग्रेजी इसको तवज्जो दी जाने लगी। तो अंग्रेजी को अगर तवज्जो दी जाएगी तो इसके लिए, इसको पढ़ाने के लिए आपको स्कूल्स और संस्थाएं भी खोलनी पड़ेंगी। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग संस्थाएं खोली गई। लेकिन देखिए, 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर सभी राजपूताना रियासतों में शैक्षणिक संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमशः होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत रियासतों के शासक राजकुमार सामंतों के पुत्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए, जो ये राजा महाराजा के पुत्र थे, इन सभी के लिए, जो विशिष्ट लोग थे, इन सभी के लिए अलग से अंग्रेजी प्रथा के माध्यम से स्कूल खोली गई। और सबसे पहले वायसराय लॉर्ड मेयो कॉलेज के नाम से अजमेर में इसकी स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ और ये सन 1872 में स्थापित हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखिए, महिला शिक्षा। 1861 में मिशनरी संस्थान कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देसी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों ने भी कन्या विद्यालय खोले गए। देखिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसके लिए कन्या विद्यालय अलग से खोले गए और अलग अलग रियासतों में ये विद्यालय खोले गए। सबसे पहले 1866 में जो मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता था उस समय, उसमें प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। उसके बाद अलग अलग रियासतों में ये स्कूल
खोल दी गई। अब देखिए प्रमुख जननायक, प्रमुख जननायक, अब इसे हम प्रमुख व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, जो आपके रीट 2022 में टॉपिक लगता है। ये टॉपिक अलग अलग नाम से हर एग्जाम में लगता है, अगर जिस एग्जाम में नहीं दे रखा उसमें भी ये टॉपिक लगता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में कुछ टॉपिक्स हिडन होते हैं। ठीक है, राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। अब देखिए, जो उस समय जो जननायक थे उन्होंने स्वतंत्रता में ही भाग नहीं लिया, बल्कि स्त्री शिक्षा हेतु भी विशेष प्रयास किए। तो कौन कौन से थे? सबसे पहले जननायक हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। ये पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखिए भोगीलाल पांड्या, आदिवासियों का मसीहा इनके उपनाम, और वागड़ का गांधी, ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो पाठशाला इनके द्वारा खोली गई थी वो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? डूंगरपुर में। कब हुआ था? 1904 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नानाभाई खाट। नानाभाई खाट जो कि भील थे, और सेंगाबाई और कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटकर ले जाने लगे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में ही यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, एक स्कूल के 2 शिक्षक थे, एक नानाभाई खाट और सेंगाबाई, और कालीबाई इनकी विद्यार्थी थी। अब हुआ ये था एक्चुअली कि डूंगरपुर राज्य में जो पाठशाला खोली गई थी, इसमें क्या है कि राज्य पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा, तो नानाभाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में नानाभाई के शहीद होने के बाद में जो सेंगाबाई थे, सेंगाबाई, इनको भी फौज ने क्रूरता से पीटा, और पीटने के बाद में गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर इनको लेके जा रहे थे। तो उस समय जो इनकी विद्यार्थी थी कालीबाई, कालीबाई ये खेत में काम कर रही थी। कालीबाई खेत में काम कर रही थी। तो कालीबाई ने अपने गुरुजी को बचाने के प्रयास किए, और इसी प्रयास के चक्कर में वो शहीद हो गई। ठीक है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पुट होता है कालीबाई से, कालीबाई का संबंध कहाँ से है? तो कालीबाई कहाँ संबंधित थी? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी कहाँ से? रास्तापाल। ध्यान रखना, रास्तापाल बहुत बार पूछा जाता है, रास्तापाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। वह 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। अब देखिए, जो करणी सिंह थे, करणी सिंह ये 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। कितने साल? 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे, 1952 से 1977 तक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये बीकानेर से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ ये भी आपको याद रखना है।
इन्होंने जो बालिका शिक्षा थी इसके सुधार में अनेक प्रयास किए। प्रोत्साहन के लिए अलग अलग खेल चलाए, जैसे अलग अलग खेल कूदों, निशानेबाजी में छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जौबने जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। अब देखिए हीरालाल शास्त्री जी का जो ये कार्य था, जीवन कुटीर नामक जो संस्था इन्होंने स्टार्ट की थी, कहाँ पर? वनस्थली में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये इनका अच्छा कार्य था, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। अब देखिए आपके लिए हीरालाल शास्त्री जी से इम्पोर्टेंट क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की और कब की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री जी बने, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रतन शास्त्री जी के बारे में। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। अब देखिए जो रतन शास्त्री हैं, इन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा में अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग अपने योगदान दिए, महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए, और साथ ही जो वनस्थली विद्यापीठ थी। अब देखिए हमने अभी हीरालाल शास्त्री जी के बारे में पढ़ा। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में, इन्हीं की पत्नी थी ये रतन शास्त्री। जो रतन शास्त्री जी हैं, ये किन की पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की। तो इन दोनों ने मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किशोरी देवी स्वतंत्र सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलेरा का बास झुंझुनू जिले में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ? झुंझुनू जिले में। 1938 में इनके पति सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए जो किशोरी देवी हैं, क्या हुआ कि इनके पति को एक झूठे केस में कारावास में डाल दिया गया। कब की घटना है ये? 1938 में। कब की घटना है? 1938 में। तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। ठीक है, और महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मामा बालेश्वर दयाल। अब ये कौन थे? 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल, जंगल और ज़मीन, राजस्थान में जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वो कौन थे? मामा बालेश्वर दयाल। ठीक है, तो आज का अपना ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ शब्दावली हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हो खुद। ठीक है, कुछ MCQ क्वेश्चन है, जैसे कि आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुल प्रथाएं प्रचलित थी?
सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, तो हमने देखा कि सारी प्रथाएं थी ये। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया था? अजमेर में, ठीक है। उसके बाद कुछ मिलान करने हैं हमें, जैसे दास प्रथा है, अमृता देवी है, मेयो कॉलेज है और विद्या भवन, ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो आप चैप्टर पढ़ के ये इन सभी चीज़ों को आप बता सकते हो। जैसे दास प्रथा क्या थी? एक कुरीति थी दास प्रथा। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में की गई। तो ऐसे ही आप अमृता देवी का संबंध किससे? खेजड़ली आंदोलन से, ठीक है। तो आज का अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसमें आपकी कुछ सामाजिक कुप्रथाओं को, जो सामाजिक हमारे समाज में पहले कुप्रथा चलती थी, उनको हमने पढ़ा। साथ ही कुछ हमने जो प्रमुख व्यक्तित्व थे राजस्थान के, जिन्होंने आंदोलन व शिक्षा सुधार में पार्टिसिपेट किया, उनको हमने पढ़ा। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।